नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कल तक की क्लास में राजस्थान के सभी राजवंशों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान में मराठों का किस प्रकार से प्रवेश हुआ और उनके प्रवेश होने से राजस्थान में राजनीतिक रूप से किस प्रकार से क्षति हुई है, राजनीतिक रूप से राज्यों का विघटन किस प्रकार से हुआ, राजस्थान ने क्या क्या दुविधाएं देखी, ये अपन देखेंगे राजस्थान में मराठों के प्रवेश में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में पेशवाओं को मराठों का कुशल नेतृत्व प्राप्त हो गया। पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठा अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था। देखो, अब तक गुजरात पे इन्होंने अपना प्रभाव कायम कर लिया, मालवा पर कायम कर लिया, लेकिन राजस्थान में राजपूताना में इनका प्रभाव नहीं था। किंतु अभी तक किसी मराठा सेनानायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। भाई, अपने पड़ोस के राज्यों पे गुजरात और मालवा पे प्रभाव दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कन्फर्म था कि राजपूताना पे ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपूताना में मराठों का प्रवेश हो गया। यहाँ पे राजपूताना में आपसी जो राजा थे, आपसी अंतर्कलह, आपसी संघर्ष, आपसी विवाद के कारण राजस्थान में भी मराठों का आगमन हो गया। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र थे। मतलब राजस्थान में मुख्य रूप से जो पारस्परिक कलह है, पारस्परिक विवाद है, वो क्यों हुए, उसके मुख्य 3 केंद्र रहे हैं। पहला है बूंदी, दूसरा जयपुर और तीसरा जोधपुर। ये 3 मुख्य केंद्र के कारण ही राजस्थान में इनका आगमन हुआ है। मराठों का आगमन राजस्थान में हुआ है और राजस्थान की स्थिति दयनीय हुई थी। पहला जो कारण है वो है बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी उत्तराधिकार का संघर्ष है पहला कारण मराठों का राजस्थान में आगमन का। सवाई जयसिंह वही हैं जिसको औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी, आमेर वाले। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बेनोई था। अब ये देख लो, सवाई जयसिंह का बूंदी राज्य के साथ में अटैच है। ये बुद्ध सिंह है बूंदी राज्य का राजा, वो जयसिंह का बेनोई है। 1727 जयपुर की स्थापना तक तो साले और बेनोई में घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक इन दोनों के संबंध में तनावपूर्ण हो गए। दोनों के संबंधों में अचानक तनाव हो गया और अंत में बिल्कुल ही टूट गए। एक टाइम था जब 1727 तक दोनों के संबंध बहुत ही मधुर संबंध थे, बहुत घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन अचानक कुछ कारणों से इनके बीच में तनाव पूर्ण संबंध हो गए और अंत में धीरे धीरे ये संबंध बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाई रानी से घृणा करने लगा, क्योंकि भाई जब इको विरोधी हो गया, बुद्ध सिंह का साड़ा इसका विरोधी हो गया, तो ये गुस्सा किस पे निकालेगा, इसकी बहन पे निकालेगा। जयसिंह की बहन थी कछवाई रानी, से घृणा करने लग गया और गुस्सा करने लग गया उससे, और अपनी चुड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लग गया। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। भवानी सिंह इस कदर जयसिंह से विरोध हो गया, उसका विरोधी हो गया कि उसकी बहन जो कछवाई रानी थी, उसका पुत्र भवानी सिंह को बेटा मानने से भी इनकार करने लग गया कि ये मेरा बेटा अब नहीं है। इस पर जयसिंह को क्रोधित होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसका भाणजे को उसका बेटा नहीं माना जा रहा है, तो जयसिंह को क्रोध आया। अतः उसने बुद्ध सिंह को पद से हटाने के लिए, सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणों से अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था, तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। ये देखो,
जय सिंह भी राजनीति कर गया। उसने करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पे बिठाया, और जबकि अपने भांजे भवानी सिंह को इसने गद्दी पे नहीं बिठाया है। ये राजनीति कर दी जय सिंह ने। जय सिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। यदि जय सिंह बूंदी पर अधिकार करके अपने भांजे भवानी सिंह को राजगद्दी पर बिठा देता तो ये स्थिति कतई पैदा न होती। जय सिंह राजनीति करके बूंदी को अपने राज्य में मिलाने के चक्कर में करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह को के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठाता है और भवानी सिंह को गद्दी से दूर करता है। तो निसंदेह रूप से भवानी सिंह के मन में द्वेष पैदा होगा, विरोध पैदा होगा, और यही कारण था कि राजपूताना में सर्वप्रथम बूंदी में मराठों का आगमन होने के आसार दिखने लग गए। 1732 ईस्वी में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ और कर दिया। ये कदम और बढ़ गया जय सिंह, उसने दलेल सिंह से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। देख लो, जिस भांजे के लिए उसने बूंदी पर चढ़ाई की थी, बूंदी पर युद्ध किया था, उसी भांजे को अपने दामाद का रास्ता साफ करने के लिए भांजे की हत्या जय सिंह ने करवा दी। इस घटना से कछवाई रानी का जय सिंह का विरोधी बना दिया, क्योंकि उसका बेटा मारा गया था। फिर कछवाई रानी अपने भाई के विरोध में हो गई और उसने मराठों की सहायता लेने का प्रयास शुरू कर दिया। मराठे इसी अवसर की तलाश में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने गुजरात और मालवा पर वैसे अपना प्रभाव जमा लिया था, और राजपूताना पर अपना प्रभाव जमाने के लिए वो इसी ताक में बैठे थे कि कोई हमें डिस्टर्बेंस करने का मौका दे, और ये मौका दे दिया कछवाई रानी ने बूंदी में। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। कब करिए? 18 अप्रैल 1734 ईस्वी में मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी दलेल सिंह के विरोध में। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेद सिंह, जो बुद्ध सिंह का पुत्र था, इस समय बुद्ध सिंह अफीम और शराब की मस्ती में मस्त था, लेकिन उसका बेटा था महाराव उमेद सिंह का शासन स्थापित हो गया। मराठों ने क्या किया? बूंदी पे महाराव उमेद सिंह, जो बुद्ध सिंह का ही दूसरा पुत्र था, उसको राजा बना दिया। वहाँ पे अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूँकि उमेद सिंह अभी छोटा था, जो बुद्ध सिंह का पुत्र था उमेद सिंह, वो छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। और प्रताप सिंह कौन है? प्रताप सिंह दलेल सिंह का भाई है, उसका बड़ा भाई था। उसको बोला कि तू जब तक उमेद सिंह बड़ा नहीं हो जाता तब तक तू यहाँ पे शासन संभालना। ये घटना पूरी की पूरी बूंदी में घटी, और इस कारण मराठों का सर्वप्रथम बूंदी में ही आगमन हुआ। उसके बाद में हुरडा का सम्मेलन हुआ। हुरडा का सम्मेलन क्या है? मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि ये नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, राजस्थान का नाम 1949 में आया है, उससे पहले राजस्थान नहीं था। राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। जो समस्त रियासतें थी, वहाँ के शासक थे, उन्होंने सोच लिया कि जब मराठे मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, वहाँ के शासकों को परेशान कर रहे हैं, तो निस्संदेह रूप से ये राजपूताने की तरफ, हमारी रियासतों की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए सभी शासक सचेत हो गए, सभी शासकों की आंखें खुल गई। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा है भीलवाड़ा में, हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। जय सिंह जी ने सोचा कि सभी शासकों को एक जगह इकट्ठा करें और मंत्रणा करें कि मराठों को राजस्थान में प्रवेश होने से किस प्रकार से रोका जा सके। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान
हुरडा में सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा, नए महाराणा बने थे जगत सिंह जी, जगत सिंह सेकंड ने की थी। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा इस सम्मेलन में कौन कौन शासक शामिल हुए राजस्थान के? सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश इस हुरडा के सम्मेलन में उपस्थित हुए। और ये सम्मेलन कब हुआ? यह सम्मेलन हुआ 16 जुलाई 1734 को। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार, समझौता क्या हुआ? समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। सभी शासकों ने कहा कि हम सभी एकता बनाए रखेंगे। यदि एक का अपमान होता है तो सभी का अपमान समझा जाएगा। यदि किसी एक शासक का, यदि किशनगढ़ के शासक का अपमान होता है तो राजपूताना के सभी शासकों का अपमान समझा जाएगा। यदि जोधपुर के शासक का अपमान होता है तो जोधपुर के शासक का अपमान होता है तो सभी शासकों का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध क्या करेंगे? वर्षा ऋतु के बाद में कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा गांव में इकट्ठे होंगे। उन्होंने बात कर ली कि हम वर्षा ऋतु के बाद में, जुलाई का महीना चल रहा है, बरसात का टाइम है, बरसात का टाइम जैसे ही निकलेगा हम अपनी सेनाओं के साथ में रामपुरा गांव में इकट्ठा होंगे। और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता है, असमर्थ है, कोई मान लो कोई कारण आ गया है, तो या तो वो अपने बेटे को भेजेगा या अपने भाई को भेजेगा अपनी सेना लेकर रामपुरा गांव में। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर उतर नहीं पाई, क्योंकि सभी जो शासक थे उनके अपने स्वार्थ थे। इस सम्मेलन की योजनाएं, जो शर्तें थी, वो कभी धरातल पर उतर नहीं पाई। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुरडा सम्मेलन इस प्रकार असफल, हुरडा का जो सम्मेलन है इस प्रकार से असफल हो गया, क्योंकि जो शर्तें थी, जो योजनाएं थी, वो कभी धरातल पर उतर नहीं पाई और रामपुरा में कोई भी शासक अपनी सेना लेकर नहीं आया। यदि सेना लेकर आता तो निस्संदेह रूप से राजस्थान में मराठों का आगमन नहीं होता और ये दुर्गति राज्यों की और रियासतों की नहीं होती। इसके बाद में जो अगला संघर्ष हुआ है राजस्थान में, वो है जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। पहला तो अपने देखा था बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, जिस कारण से राजस्थान में प्रथम बार मराठों का आगमन हुआ। कछवाई रानी के बुलाने पर मराठे आए और बूंदी का इस प्रकार से विघटन हुआ। उसके बाद में जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष कैसे हुआ? 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर से विवाह किया। जो सवाई जय सिंह है उसने क्या किया? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी थे, अमर सिंह जी की पुत्री थी चंद्र कुंवरी से विवाह किया। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक शर्त यानी इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर किए थे कि यदि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी से पुत्र उत्पन्न होवे, चाहे वे छोटा होवे चाहे बड़ा होवे, जयपुर के सिंहासन राजगद्दी सिंहासन पर वही बैठेगा। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वे छोटा हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात की गई। इसके बाद में क्या हुआ? 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। कब हुआ? 1722 में। उसके बाद में 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था माधो सिंह। यानी कि जो मेवाड़ का भांजा था वो 6 साल छोटा था ईश्वरी सिंह से। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब सवाई जय सिंह ने चंद्र कुंवरी से विवाह किया तब शर्त रखी थी कि चंद्र कुंवरी से जो भी बेटा पैदा होगा उसको ही राज सिंहासन राजगद्दी मिलेगी। यदि वे छोटा है तो भी राजा वही बनेगा, बड़ा है तो भी राजा वही बनेगा। तो 1722 में तो खींची रानी से ईश्वर सिंह पैदा हुआ और 1728 में राजकुमारी चंद्र कुंवरी से माधो सिंह उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से माधो सिंह छोटा हो गया, तो स्वाभाविक रूप से तो राजा बनना था ईश्वरी सिंह को, लेकिन शर्त के अनुसार राजा बनेगा माधो सिंह। तो इन दोनों में लड़ाई होना स्वाभाविक है।
सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वर सिंह और माधो सिंह में अंतर्कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से मल्हाराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। ये देखो, माधो सिंह की ओर से तो मल्हाराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। माधो सिंह ने कहा, भाई मल्हाराव होलकर जी आप आओ, हमारी सहायता करो, हम आपको यदि हमारी विजय हुई तो हम 20 लाख रुपए आपको देंगे। उधर ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी मल्हाराव होलकर की सहायता से। फरवरी 1745 ईस्वी में जो माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी ईश्वर सिंह के खिलाफ में, किंतु ईश्वर सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। इसमें जो फरवरी 1745 का युद्ध हुआ उसमें हार किसकी हुई है? उसमें हार हुई माधो सिंह की। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हाराव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए और देने का वादा किया। भाई 20 लाख तो तुमको दे रहे हैं और 2 लाख रुपए और देंगे, थे और माँ की सहायता करो। मल्हाराव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सैनिकों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा। मल्हाराव ने कहा, भाई 2 लाख रुपये और आ रही है, तो अपना बेटा ने भेजा 1000 सैनिकों की सहायता से इन तीनों राजाओं की सहायता के लिए भेज दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? 1 मार्च 1747 को 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमेल का कब युद्ध हुआ? 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमेल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमेल के युद्ध में फिर ईश्वर सिंह विजय हो गया। अब देख लो, लगातार दो बार ईश्वर सिंह विजय हो गया। पहले जब माधो सिंह सेना लेकर जयपुर पर चढ़ाई की उसमें भी विजय हुआ, फिर राजमेल के युद्ध में भी ईश्वर सिंह की विजय हुई। राजमेल के युद्ध तक पेशवा का बहुत अधिक झुकाव ईश्वर सिंह की ओर था। ये ईश्वर सिंह क्यों जीत रहा था? क्योंकि पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वर सिंह की ओर था। किंतु राजमेल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, क्योंकि भाणजो लगातार 2 बार युद्ध हार गयो, तो जगत सिंह इसका मामा था, तो इसने सोचा कि मेरा भाणजा लगातार 2 बार युद्ध हार गया, तो डायरेक्ट पेशवा से बात करिए। महाराणा जगत सिंह ने उसको अधिक रुपया देने का लालच दिया। ईश्वर सिंह जितना रुपया दे रहा था उससे ज़्यादा रुपया देने का लालच दिया। तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वर सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। जिधर पैसे ज़्यादा मिलेंगे उधर मराठे साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर, कहाँ पे? बगरू अभी जयपुर में और अभी वर्तमान में दूदू जिले में। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वर सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वर सिंह पराजित हुआ। होना ही था, मराठे पूरे के पूरे पैसों के लालच में माधो सिंह की तरफ हो गए। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वर सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वर सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था, लेकिन फिर भी मराठा सेना, उदयपुर की सेना और माधो सिंह की संयुक्त सेनाओं ने ईश्वर सिंह को पराजित कर दिया और उसे माधो सिंह को 4 परगने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने हेतु विवश होना पड़ा। जैसे युद्ध हारा, 6 दिनों के संघर्ष के बाद में ईश्वर सिंह जैसे ही युद्ध हारा तो उसको शर्तें माननी पड़ी। पहली शर्त थी कि उसे माधो सिंह को 4 परगने देने पड़ेंगे, उमेद सिंह को उसका वापस बूंदी राज्य लौटाना पड़ेगा और मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करना पड़ा। ये 3 बातें ईश्वर सिंह को माननी पड़ी युद्ध हारने के बाद में। बगरू के युद्ध, अगस्त 1748। बगरू के युद्ध के बाद ईश्वर सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वे उन्हें नहीं दे सका। रुपये तो युद्ध में खर्च हो गए, अब रुपये रहे ही नहीं। जब ईश्वर सिंह के पास पैसे नहीं रहे तो दे कहाँ से? बगरू के युद्ध के बाद जब ईश्वर सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वे उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। होलकर पिया नहीं दिया ईश्वरी सिंह, तो होलकर ने क्या किया? जयपुर की ओर चढ़ाई कर दी।
मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपया लेर मिलियो। ईश्वरी सिंह ने अपने राजदूत को 2 लाख रुपए देकर होलकर के पास भेजा कि 2 लाख रुपए लो अभी तो, और पैसे आपको और देंगे। पर इस राशि से होलकर खुश नहीं हुआ। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी कि 2 लाख रुपए में होलकर माना नहीं है और जयपुर की तरफ चढ़ाई कर रहा है वो, तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हो गया, डर गया। और क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी, तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 को, कब 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। इसरलाट से छलांग लगाकर कूद गया और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपना आप को आज़ाद कर लिया। ये पूरे के पूरे झंझट खत्म हो गए, लेन देन का झंझट खत्म हो गया। ईश्वरी सिंह इतना डर गया मराठों से कि उसने इसरलाट से कूदकर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद में क्या हुआ, अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर, जब ईश्वरी सिंह राय नहीं तो माधो सिंह स्वाभाविक रूप से जयपुर की गद्दी पर बैठने वाला है, तब अब होलकर ने क्या किया, माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी लंबी चौड़ी मांगे रखी। जो पैसा ईश्वरी सिंह नहीं दे सका, उस पैसे के लिए मराठों ने माधो सिंह को बोला कि इतना इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। वो माधो सिंह भी परेशान था, क्योंकि माधो सिंह ने पहले 20 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए, बहुत सारे पैसे माधो सिंह ने भी दे दिए थे। माधो सिंह भी चाहता था कि इनकी वजह से मेरा भाई भी मरा है और इनको निश्चित रूप से सबक सिखाना चाहिए। 10 जनवरी 1751 को एक सुनहरा अवसर उसको मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठे नवनिर्मित जयपुर नगर की कलात्मक मंदिरों व बाजार को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। माधो सिंह उनको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए जैसे ही मराठे लगभग 4000 सैनिक जयपुर की सुंदरता देखने के लिए आए थे, निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे, तब माधो सिंह ने इसका फ़ायदा उठाया। इसका फ़ायदा उठाकर अपने सैनिकों और नागरिकों को हथियार देकर इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। इसके बाद में जो अगला युद्ध है वो है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद, चौथ का मतलब है कर, बार बार पैसे का लेन देन। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार झगड़ा होता रहता था। फलस्वरूप मराठे माधव सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठे क्या करते थे कि बार बार जयपुर वालों से पैसे मांगते थे, और जब पैसे नहीं मिलते तो माधव सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाते और पैसे लूट कर चल जाते। मराठों की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर जयपुर के तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास करने लग गया। माधव सिंह के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना? प्रताप सिंह। वो भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि बार बार आते हैं, बार बार झगड़ा करके बार बार लूट मचाते हैं और पैसा लूट कर चल जाते हैं। मराठों की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर शासक महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर और करौली के शासकों ने भी इस संघ में सैनिक सहयोग दिया। इनके अतिरिक्त माधजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट दोसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी माधजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन जोधपुर और जयपुर की सेना के मध्य युद्ध हुआ। मराठों और राठौड़ कछवाओं की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद युद्ध निर्णायक रहा, यानी किसी की जीत नहीं हुई। माधजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का इस युद्ध में पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों में अपना प्रभुत्व छोड़ने को लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुंगा के युद्ध में विजय मिलने निर्णय का युद्ध रहा, किसी को जीत नहीं मिली, किसी को हार नहीं मिली। तो फिर भी
तुंगा के युद्ध के बाद में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन फिर भी मराठों ने राजपूताने में लूट खसोट जारी रखी, अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो फिर वापस 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की निर्णायक विजय हुई और राजपूत सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा में पुणे मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुणे मराठों से संधि करनी पड़ी। बार बार युद्ध हो रहे हैं, बार बार पराजय मिल रही है, तो फिर अंत में इन्होंने जयपुर राज्य ने इनसे संधि कर ली। एक विवाद हुआ कृष्णा कुमारी विवाद। इसी संदर्भ में एक विवाद है कृष्णा कुमारी का विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद क्या है? मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी का विवाद जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक जो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी है उसके विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह जी और जोधपुर के शासक मान सिंह जी के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ यूं कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। कृष्णा कुमारी कौन थी? कृष्णा कुमारी थी उदयपुर की, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई पहले मारवाड़ के शासक भीम सिंह से, बेटी भी भीम सिंह की थी और मारवाड़ के शासक जो भीम सिंह जी उनके साथ में इनकी सगाई तय हुई थी। किंतु विवाह होने से पूर्व भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दिया। भाई जब भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई, जब दामाद नहीं रहा, तो केवल सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, तो क्या हुआ, मेवाड़ का जो शासक था अपनी बेटी की सगाई वापस दोबारा जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान समझा। उसने सोचा कि पहले सगाई हमारे साथ हुई है, हमारे राज्य के साथ हुई है, राजा की मृत्यु होने के बाद इन्होंने सगाई को तोड़कर जयपुर के शासक के साथ कर दी है, तो ये पूरे के पूरे मारवाड़ का अपमान है। और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुणे मराठों और अमीर का पिंडारी कौन है? अमीर का पिंडारी है टोंक का शासक। मराठों और अमीर का पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर का पिंडारी ने मेवाड़ पर डेरा डाल दिया। देखो अमीर का पिंडारी किसका सहायता कर रहा है? अमीर का पिंडारी मारवाड़ के शासक की सहायता कर रहा है और दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर डेरा डाल दिया। अमीर का पिंडारी ने कृष्णा कुमार की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमार की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर का पिंडारी से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमार की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई 1810 को जेर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। 21 जुलाई 1810 को क्या कर दिया? जेर पिला दिया कृष्णा कुमारी को और उसकी हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय था। देख लो, मेवाड़ का शासक अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सका, अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सका और इस कारण से अपनी बेटी को जेल देकर मार दिया। इस प्रकार से कृष्णा कुमारी विवाद का अंत हुआ। उसके बाद में है जोधपुर राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर हुई थी और कई वर्षों तक ये चलता रहा। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई था भगत सिंह। अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का राजा बनना चाहता था। कौन? भगत सिंह। भगत सिंह चाहता था कि मैं अभय सिंह को हटा दूं और जोधपुर का राजा बन जाऊं। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि अभय सिंह की मृत्यु हो गई जून 1749 में। तो फिर अभय सिंह का जो बेटा था राम सिंह जोधपुर की गद्दी पे बैठा। जो अभय सिंह का बेटा था राम सिंह, वो जोधपुर की गद्दी पे बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर दिया। भगत सिंह और राम सिंह काका और भतीजा है। इनका संबंध क्या है? काका और भतीजा का।
राम सिंह भतीजा है और भगत सिंह काका है। नवंबर 1750 में क्या हुआ, भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर दिया और जोधपुर की गद्दी हथिया ली, क्योंकि वो अभय सिंह के टाइम से चाह रहा था कि मैं जोधपुर का राजा बनूं। जैसे ही अभय सिंह की मृत्यु हुई, राम सिंह गद्दी पे बैठा, तो फिर नवंबर 1750 में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर दिया और जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठा नहीं चाहते थे कि अजमेर पर किसी और का अधिकार हो। भगत सिंह ने 1752 ईस्वी में क्या कर लिया, 1752 ईस्वी में अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से मराठा और भगत सिंह एक दूसरे के विरोधी हो गए, और मराठा तो इस ताक में बैठे थे कि कोई ना कोई कारण मिले भगत सिंह पर आक्रमण करने का, क्योंकि मराठा स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। इसलिए मराठों को एक कारण मिल गया भगत सिंह पर आक्रमण करने का। 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। 21 सितंबर 1752 को क्या हो गया, भगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर गद्दी पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जो भगत सिंह का पुत्र था वो क्या हुआ, जैसे ही भगत सिंह की मृत्यु हुई, भगत सिंह की मृत्यु के बाद में विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया। उधर राम सिंह लगातार प्रयास कर ही रहा था कि मैं किसी न किसी प्रकार से वापस जोधपुर की गद्दी हथिया लूँ। तब क्या हुआ, जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुणे जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भाग गया। जो भगत सिंह का पुत्र था विजय सिंह, वो इस सेना से हार गया और नागौर की तरफ भाग गया और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था, वे उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 को इनके बीच में संधि हो गई। किनके बीच में हुई, विजय सिंह और मराठों के बीच में संधि हुई। संधि क्या हुई, संधि की शर्तें इस प्रकार है। पहली शर्त क्या है, अजमेर और गढ़बीटली तारागढ़ मराठों के अधीन में रहेगा, मराठों के अधिकार में रहेगा। पहली शर्त उन्होंने अपने पक्ष में रखी है। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। इन क्षेत्र पे राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। दोनों भाइयों को आधा आधा राज्य बांट दिया। तीसरी शर्त हुई, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार कर लिया, जिसमें 25 लाख रुपए तो पहले साल में और शेष राशि 2 सालों में 2 किस्तों में देनी है। देख लो, विजय सिंह को युद्ध के खर्चे के लिए 50 लाख किसको देने हैं, मराठों को देने हैं। चौथी शर्त है, राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। राम सिंह ने कहा भाई मैं भी 5 लाख रुपए दूंगा। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। और राम सिंह जब राजा बन गया वहाँ का और जोधपुर का विजय सिंह बन गया, तो इनको एक शर्त दी कि आप ऐसा करना कि हर साल हमको ये 25 लाख तो देना ही है, 50 लाख तो देना ही है, इनके अलावा 1.5 लाख रुपये हर साल के और देना है। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यदि राम सिंह विजय सिंह की जो सीमा बांट दी है उसका अतिक्रमण करेगा, उसमें युद्ध करेगा, तो विजय सिंह अब सैनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया, केवल बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर। बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य हैं जहां पर मराठों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। जो मराठों की लूटमार से बचे रहे, शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब होती गई। इस प्रकार से राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ और मराठों के प्रभाव से राजस्थान जो राजपूताने की रियासतें हैं उनकी स्थिति की दुर्गति होती गई, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा मराठों का आगमन राजस्थान में किस प्रकार से हुआ
और उनके प्रभाव से राजपूताने की रियासतों की क्या स्थिति हुई वो देख लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपन निरंतर लगातार कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों। और जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो। मैं ये PDF वगैरह और महत्वपूर्ण जानकारियाँ टेलीग्राम पर देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।